हेलो बच्चों, वेलकम टू योर चैनल फिजिक्स विद किंग सेन सर। बच्चों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स के करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस सेट और उसमें भी पार्ट 1। आज हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन जिसमें कि हम लोग समझते थे कि प्रतिरोधों का तुल्य मान कितना होगा या संयोजन मिश्रित क्रम रहता था, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, उसमें तुल्य प्रतिरोध, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो वो वाला खंड हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे। आज वाले खंड में जितने फिगरलेस क्वेश्चन है, इसमें फिगर नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप लोग कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और उस फार्मूले के बारे में मैं एक बार आपको बता दूं कि वो फार्मूले हैं क्या। फिर उसके बाद आप उसी के अकॉर्डिंग अपना पूरा जो सवाल है उसको लगाएंगे। तो फार्मूलों में जैसे सबसे पहला जो इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला है, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला होता है I बराबर Q/T। ये अब इसी फार्मूले को हम और भी दूसरे रूपों में लिख सकते हैं। जैसे इसी को अगर आप लिखो तो ये होता है, चूंकि Q का फार्मूला होता है Q बराबर N/E, तो I बराबर कितना हो जाएगा, Q के स्थान पे NE/T। तो ये भी एक इसका फार्मूला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये एक फार्मूला लगा सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखिए, जो उसको हम लोग जैसे पढ़ेंगे एनर्जी या जिसको हम लोग बोलेंगे ऊष्मा का फार्मूला, ऊर्जा या ऊष्मा का फार्मूला। तो ऊर्जा या ऊष्मा को E से भी दिखाते हैं, H से भी दिखाते हैं। अब मान लो हम H से दिखा रहे हैं, तो H के जो फार्मूले होते हैं, H के कई फार्मूले हैं। H बराबर एक होता है I²RT और एक फार्मूला होता है H बराबर V²/R/T। ये दोनों बड़े फेमस फार्मूले हैं, इन दोनों का ही प्रयोग हम ज़्यादातर करने वाले हैं। और इसमें जो फार्मूले में ये जो फार्मूला बनाया गया है, ये उस समय है जब ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल। जब ऊर्जा का मात्रक जूल होता है तो ये वाला फार्मूला यूज़ किया जाता है। ओके। अब अगर मान लो कि ऊर्जा या ऊष्मा हमको कैलोरी में नापना हो, इन कैलोरी, अगर कैलोरी में नापना हो तो उस समय हम लोग यही फार्मूला कैसे लगाते हैं कैलोरी के लिए। देखिए, अगर मान लो हमको यही चीज़ कैलोरी में नापनी हुई तो ये हम लगाते हैं फार्मूला H बराबर I²RT और इसमें भाग कर देते हैं 4.18 भी होता है, 4.2 भी होता है। तो हम 4.2 ले लेते हैं। वैसे ये जानते रहो कि जो परिवर्तक गुणक है, मतलब जूल को कैलोरी में बदलने के लिए, वो 4.18 से ही भाग अथवा गुणा करके चेंज किया जाता है। तो इसका एक्चुअल मान है 4.18। इसी को हम लोग 4.2 भी लिखते हैं। तो ये कैसे चेंज कर सकते हैं। और एक फार्मूला है जिसमें हम लोग लगाते हैं नीचे वाला V²/R/T और इसी में गुणा कर देंगे 4.2 का। तो ये कुछ फार्मूले हैं सिंपल से, इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं मैक्सिमम। और एक शक्ति का अब फार्मूले पे आ जाते हैं। जो पावर के फार्मूले हम लोग यूज़ करने वाले हैं उसमें है, जैसे पावर के फार्मूले में P बराबर V/I, बहुत ही फेमस फार्मूला, इसका यूज़ हम लोग सबसे ज़्यादा करने वाले हैं। और एक फार्मूला P बराबर V²/R होता है, इसका यूज़ हम लोग मैक्सिमम करने वाले हैं। इन फार्मूलों का यूज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक जो लॉन्ग आंसर टाइप में जो पानी या टंकी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। P² बराबर P बराबर mgh/T। ये वाले फार्मूलों का यूज़ भी मैक्सिमम को मिलेगा। इसमें हमेशा लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। ओके। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ फार्मूले थे बच्चों, जिसका हम लोग ज़्यादातर यूज़ करने वाले हैं। तो इस फार्मूलों को खूब अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके।
क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले रूल ये है कि आप खुद से पहले सवाल को लगाइए, फिर उसके बाद लगाते समय क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, फिर नहीं आता है तो फिर आइए, या मिलान करने के लिए फिर वीडियो को देखिए। तो शुरू करते हैं, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया गया है, किसी वैद्युत बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित वैद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब हमको क्या क्या दिया गया है, हमको दिया गया है करंट कितनी है 0.5 एम्पीयर और 10 मिनट में टाइम दिया गया है 10 मिनट। 10 मिनट में कितने सेकंड, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 600 सेकंड, 10 × 60 बराबर 600 सेकंड, इतना हो गया। वैद्युत परिपथ में प्रवाहित आवेश की गणना या आवेश का परिमाण Q ज्ञात करना है। अभी हमने बताया विद्युत धारा का फार्मूला I बराबर Q/T, तो यहाँ से Q बराबर निकाल लेंगे तो I × T, तो ये हो जाएगा Q बराबर I का मान है 0.5 और T का मान है 600, तो गुणा कर देंगे 6×5 = 30 और 2 0, 1 अंक पे दशमलव, मतलब Q की वैल्यू कितनी आ गई 300 कूलम। कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो आंसर है 300 कूलम, इतना चार्ज फ्लो करेगा। ओके, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आज ये लेते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या चीज़ दिया गया है, अब इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है एक वैद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा, तो विद्युत चालक में 1 एम्पीयर की धारा भी है, मतलब हमको दिया गया है I का मान 1 एम्पीयर है और 1 मिनट तक प्रवाहित होती है। टाइम दिया गया है 1 मिनट, 1 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है। ज्ञात कीजिए, पहले में कुल आवेश, मतलब पूछा गया है Q का मान कितना होगा, प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब N की वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो कैसे सवाल को लगाएंगे, इसके लिए आप देखिए, सबसे पहले क्या चीज़ निकालना है, कुल आवेश, तो ये तो एकदम सिंपल है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड, तो इसको आप ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, चूंकि विद्युत धारा का फार्मूला I बराबर Q/T, तो Q बराबर I × T, तो Q बराबर I का मान 1 और T का मान 60 सेकंड, तो Q बराबर कितना आ गया 60 कूलम, 60 कूलम, इतना, तो इतना आवेश प्रवाहित होगा। तो एक आंसर तो यही मिल गया। फिर उसके बाद देखते हैं अगले क्वेश्चन को, तो दूसरे खंड को, इसमें लिखा है कि प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों Q बराबर फार्मूला होता है, दूसरे वाले क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे है, Q बराबर N × E, तो N बराबर कितना हो जाएगा Q/E, तो N बराबर Q का मान 60, E का 1.6 × 10 की घात -19, इसको सरल कर लोगे तो 1.6 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 37.5 और फिर गुणे 10 की घात 19, या N बराबर, ये माइनस ऊपर जाएगा प्लस हुआ, 3.75 गुणे 10 की घात 20 इतने इलेक्ट्रॉन, ये है। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आज ये चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बच्चों, जो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव वाले, उसमें आप देखोगे तो ये वाला सवाल बहुत बार पूछा गया है। अब इसमें तो मैं बहुत पुराने सेट से ये क्वेश्चन सेटअप करवाया हूँ, तो मेरे पास उतना अवेलेबल है, बट भी 2018, 19, 20 तक के क्वेश्चन अवेलेबल हैं। नया सेट जल्द ही अंसाल्व वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोगों को मिलेगा, मैं इसी बोर्ड एग्जाम से पहले करा दूंगा। तो उसमें आप देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, ये हाई स्कूल ही नहीं, इंटर में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे गए। तो ये जानते रहो
कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बड़ा ही सिंपल है। 1 कूलाम आवेश है तो Q बराबर 1 कूलाम है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा गया है और चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन हम लोगों को पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो फार्मूला लगा देंगे Q बराबर n इंटू ई का, तो n बराबर Q बाई ई हो जाएगा। तो n बराबर Q का मान कितना है 1, ई का 1.6 गुणे 10 की घात -19 और इसको आप सरल कर लेंगे। पूरा जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन। तो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को खूब अच्छे से जान लो, ये बहुत पूछा जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है ये। ओके, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे दिया गया है कि एक वैद्युत चालक में 1.6 एम्पीयर की धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है, -1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब दिया गया है चालक में जो धारा बह रही है I का मान है 1.6 एम्पीयर, इतनी धारा बह रही है। चालक से प्रति सेकंड, T बराबर प्रति सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n आपको ज्ञात करना है और इलेक्ट्रॉन पे आवेश इतना, ये E का मान तो दिया गया है इतना होता है। तो अभी हम लोग फार्मूला जब शुरू में पढ़े तो I बराबर हम लोग पढ़े Q बाई T और Q किसके बराबर होता है NE बाई T। तो यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूं तो T का इधर गुणा हो जाएगा, मतलब ये मिल जाएगा I गुणे T बटे E गुणे में है, E भाग में चला जाएगा। तो n बराबर I का मान 1.6, T का मान किसके बराबर दिया गया है 1 सेकेंड और फिर बटे E का 1.6 गुणे 10 की घात -19। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 10 की घात -19 ऊपर जाएगा, 10 की घात +19 इतने इलेक्ट्रॉन। ये इसका आंसर होगा। ओके, इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, देखिए लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट के बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले तो हमको पावर दिया गया है, P का मान कितना दिया गया है 100 वाट, फिर इसके बाद वोल्टेज V बराबर दिया गया है 220 वोल्ट और हमसे पूछ लिया गया तंतु का प्रतिरोध रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो बच्चों फार्मूला हम लोगों को पता है, फार्मूला क्या होता है P V और R के बीच रिलेशन, तो P बराबर V² बाई R। P बराबर ये होता है P बराबर V² बाई R। तो R निकाल लो, इसको इधर कर लो, तो V² बाई P। तो R बराबर V का स्क्वायर, V का मान 220 स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा, फिर बटे P का मान कितना है 100, 0 से 0 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा R बराबर 22 गुणे 22 और 22 का 22 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 484 इतने ओम। तो प्रतिरोध का मान इतना हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है, अगर देखेंगे तो इसमें लिखा है एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट लिखा है। बल्ब पे क्या क्या चीज लिखी गई है, पहले तो इसकी शक्ति लिखी गई है, P बराबर कितना है 100 वाट और वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, ये इतना लिखा है। ज्ञात कीजिए बल्ब का प्रतिरोध। R का मान हमको पहले सवाल में ज्ञात करना है कि R कितना होगा, तो अभी हम लोग फार्मूला पढ़े थे P बराबर V² बाई R। तो यहाँ से R बराबर कितना होगा V² बाई P। तो मान रख दीजिए R बराबर V², V का मान 250 गुणे 250
और फिर बटे आर वी का स्क्वायर 250, फिर पी का मान कितना है 100। तो यहाँ 0 0 से ये 2 0 0 मर जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा आर बराबर 625 ओम। कितना आ जाएगा 625 ओम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो फिर इसके बाद दूसरा खंड जो है इस क्वेश्चन का, ये है बल्ब से प्रवाहित अधिकतम धारा, मैक्सिमम करंट। तो करंट और वोल्टेज और पावर का रिलेशन होता है P बराबर V इंटू आई। तो I का मान निकालेंगे, I बराबर, तो ये आ जाएगा P बाई V। तो यहाँ से I बराबर P का मान कितना है 100। P का मान देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 100। तो 100 बटे V का मान कितना है 250। ये इससे कट गया, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 5 24, 0.4। तो यहाँ से हमको मिल गया I का मान कितना है 0.4 एम्पियर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है बच्चों, लिखा है एक चालक के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर 10 वोल्ट है। तो इस क्वेश्चन में हमको दिया गया विभवांतर V बराबर 10 वोल्ट है। यदि चालक में उत्पन्न ऊष्मा 15 जूल प्रति सेकंड हो। अब ये देखो समझदारी की बात है बच्चों, जूल प्रति सेकंड को ही हम लोग वाट कहते हैं, और वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का। इसका मात्रक है शक्ति, मतलब ये जो वैल्यू दी गई है P की दी गई है, P बराबर 15 वाट दिया गया। जूल प्रति सेकंड मतलब वाट। चालक में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, और आपसे करंट की वैल्यू पूछा गया। अब तो एकदम आसान हो गया। तो P बराबर होता है V इंटू आई। तो यहाँ से अगर मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो P बाई V। तो यहाँ से हो जाएगा I बराबर P का मान कितना है 15 और V का 10 डिवाइड कर देंगे तो 1.5 इतने एम्पियर। ये तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चीज दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में है बच्चों, एक विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है। ओके, तो विद्युत परिपथ में 10 एम्पियर का फ्यूज लगा है, मतलब इसमें हमको धारा का मान दिया गया है, आई का मान दिया गया है 10 एम्पियर। 240 वोल्ट के विभवांतर पर कार्य करने वाले वोल्टेज दिया गया है 240 वोल्ट। ओके, विभवांतर पर कार्य करने वाले कितने 60 वाट के बल्ब एक साथ जलाए जा सकते हैं। एक बल्ब की शक्ति ये हमको दिया गया है, एक बल्ब की शक्ति ये दिया गया है बराबर कितना 60 वाट है। और हमसे पूछ लिया गया कुल कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, कुल बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या ये चीज हमसे पूछी गई है। तो अब अगर हम सवाल में देखें तो क्या कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो अब यहाँ पे श्रेणी क्रम समांतर क्रम दिया नहीं है, तो जब श्रेणी क्रम समांतर क्रम ना दे तो आप अपने से ये समझ लिए कि सभी बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ओके, अगर आपको पर्टिकुलर दे देगा कि समांतर क्रम में तो फिर उसको लगाने का मेथड दूसरा हो जाएगा। अगर कुछ नहीं दिया तो आप श्रेणी क्रम मान करके लगाएंगे। और श्रेणी क्रम में लगाने का सबसे सिंपल ट्रिक जो है वो इस तरीके से है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। देखिए सबसे आसान ट्रिक क्या है, सबसे पहले कुल शक्ति निकालो। देखो इतना कुल धारा, इतना टोटल वोल्टेज दिया गया है, तो परिपथ की कुल शक्ति निकाल लो। कुल शक्ति, कुल शक्ति जिसको हम लोग P से दिखाते हैं, P बराबर V इंटू आई होता है। तो कुल शक्ति बराबर इसका मान अगर निकालोगे तो वोल्टेज कितना है 240 और धारा कितनी है 10 बराबर कितनी आ गई 2400 वाट।
कितना आ गया 2400 वाट, ये कुल शक्ति हो गई। अब बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या, बल्बों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो ये होता है फार्मूला कुल शक्ति बटे एक बल्ब की शक्ति बटे एक बल्ब की शक्ति, ये इसका फार्मूला है। अब बराबर, ये देखो श्रेणी क्रम के लिए है जब रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ये इसके लिए ये सारी चीजें हैं, ये इस बात को अच्छे से समझ लो। तो बल्बों की संख्या बराबर कुल शक्ति कितनी आई है 2400 वाट, और एक बल्ब की शक्ति कितनी है 60, तो ये इससे मर गया। 6 चौक 24 मतलब 40, कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं 40 बल्ब, तो ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है बच्चों कि जो एक घर में 100 वाट का एक रेफ्रिजरेटर प्रतिदिन 15 घंटे चलता है। रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज, एक फ्रिज है, एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी शक्ति दिया गया है 100 वाट है, ये प्रतिदिन 15 घंटे चलता है। तो T बराबर 15 घंटे चल रहा है इतना। अब दिनों की संख्या, दिनों की संख्या प्रति माह, दिनों की संख्या हमको दिया गया है D बराबर 30 दिन, ये दिया गया है इससे। और एक रेफ्रिजरेटर है, उपकरणों की संख्या को N से दिखाते हैं, ये है। तो व्यय वैद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा को ही बच्चों हम लोग यूनिट कहते हैं, विद्युत ऊर्जा को यूनिट में नापते हैं, कितने यूनिट बिजली खर्च हुई। तो ये, तो परिपथ में व्यय विद्युत ऊर्जा को किलोवाट घंटा या यूनिट में ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है हमारा व्यय यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर N गुणे P गुणे T गुणे D बटे 1000, ये है। तो N का मान कितना है 1, P का कितना है 100, T का कितना है 15, D का कितना है 30, और इसमें भाग कर देंगे 1000 से। ओके, तो जब सरल करेंगे इसको तो कितना मिलेगा, तो इसको सरल कर लेंगे तो देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो ऐसे हो मर जाएगा, तो बचेगा कितना, तो इसको सरल कर लेंगे 15 तिया 45 यूनिट, इतनी यूनिट बिजली खर्च होगी, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। आज ये चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, अब क्या चीज दिया गया है उस पे आकर के देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि आपके घर में 100 वाट के 5 LED बल्ब, 10 वाट का एक तंतु बल्ब, 50 वाट के 4 पंखे। अब इसको पहले अलग अलग श्रेणी बनानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं श्रेणी बना लेता हूँ LED की, LED। LED में कितने LED दिए गए हैं, उपकरणों की संख्या कितनी है 5 LED बल्ब हैं, और पांचों बल्बों में से प्रत्येक की शक्ति कितनी है 10 वाट दिया गया है। 10 वाट के 5 LED बल्ब, फिर इसके बाद और क्या लिखा है 100 वाट का एक तंतु बल्ब। फिर तंतु बल्ब की बात कर लें, तंतु फिलामेंट वाला तंतु बल्ब कितना है 1 है, तो इसमें उपकरण की संख्या 1, और जो क्षमता है इसकी शक्ति है वो कितनी है 100 वाट, ये दिया गया है। फिर अगला है 50 वाट के 4 पंखे। अब पंखों की बात कर ले तो पंखों के लिए मान दिया गया है, उपकरणों की संख्या कितनी है 4, और क्षमता कितनी दी गई है 50 वाट, ये है। फिर अगला है एयर कंडीशनर, एयर कंडीशनर
एयर कंडीशनर में दिया गया है कि 1.5 किलोवाट का एक एयर कंडीशनर है, मतलब उपकरणों की संख्या कितनी है ए, और क्षमता इसकी कितना दिया गया 1.5 किलोवाट। 1 किलोवाट में 1000 वाट, 1000 वाट से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1500 वाट। ये हो गया। अब लिखा है यदि बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे, मतलब ये जो एलईडी और ये दोनों बल्ब है इसको हम प्रतिदिन 5 घंटे चलाते हैं, इसको भी 5 घंटे चलाते हैं, इसको भी 5 घंटे चलाते हैं। ये पंखे एवं एयर कंडीशनर 20-20 घंटे, पंखे को हम कितने घंटे यूज करते हैं 20 घंटे, और एयर कंडीशनर को भी हम लोग यूज करते हैं कितना 20 घंटे। ये दिया गया। तो लिखा है 1 महीने में, मतलब सबका यूज हम 1 महीने कर रहे हैं, इसका भी यूज हम 30 दिन तक कर रहे हैं, इसमें भी हम 30 दिन तक इसका यूज कर रहे हैं, इसका भी यूज 30 दिन तक कर रहे हैं, इसका भी 30 दिन तक कर रहे हैं। में 5 यूनिट की दर से विद्युत ऊर्जा का व्यय याद कीजिए। ओके, तो खर्च निकालना है। सबसे पहले हम व्यय यूनिटों की संख्या देखें। तो व्यय यूनिटों की संख्या का फार्मूला मैं इधर बता देता हूँ, इस चीज को समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे व्यय यूनिटों की संख्या, यूनिटों की संख्या बराबर होता है n गुणे p गुणे t गुणे d बटे 1000। ये होता है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे सम्मान रखते हैं। तो पहले हम एलईडी के लिए देखें तो इसमें कितने यूनिट खर्च होगी, तो बराबर n का मान कितना है 5, फिर गुणे p का मान कितना है 10, फिर गुणे t का मान कितना है 5, फिर d का मान कितना है 30, और फिर बटे 1000 कर दीजिए 1000। तो ऊपर सबका गुणा कर लेते हैं, या इसको कट कर दो, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 15 बटे 2 मतलब 7.5 यूनिट। पहले में कितना खर्च होगा 7.5 यूनिट। ओके, अब इसमें देख लेते हैं इसमें कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी। तो n का मान कितना है 1, इसी फार्मूले पे मान रखिए, n का मान 1, p का मान कितना है 100, t का मान कितना है 5, d का मान कितना है 30 बटे 1000। तो 3 जीरो, तीनों जीरो से कट जाएंगे, यहाँ पे 5 तिहाई 15 मतलब कितना आ गया 15 यूनिट। ओके, फिर यहाँ पे देख लेते हैं इसमें व्यय यूनिटों की संख्या। तो n का मान कितना दिया गया है, n का मान आया है कितना 4, n का मान 4 दिया है, p का मान कितना है 50, t का मान कितना है 20, d का मान कितना है 30, और फिर बटे 1000। तो 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 30 चौक 3 चौक 12, 120 यूनिट। कितना हो गया। लास्ट वाले में देखते हैं, तो इसमें n का मान कितना है 1, और ये कितना दिया गया है 1500, तो यहाँ पे कर लीजिए 1500। तो ये बच्चों n का मान 4, p का मान है 50, t का मान 20, इसका इतना, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 दूनी 6, 6 पच्चे 30, 30 30 चौक 120, 3 चौक 12, सही है ठीक। यहाँ पे n का मान 1, p का मान कितना है 1500, 1500 कर लीजिए, t का मान कितना है 20, d का मान कितना है 30, फिर बटे 1000। ये हो गया 3 जीरो से 1 2 3 जीरो कट जाएगा, तो कितना मिलेगा 3 दूनी 6, 15 छक 90, मतलब ये आ जाएगा 15 छक 90, और 1 जीरो पहले से ही मतलब 900 यूनिट। एक बार मिलान कर लेते हैं, 3 जीरो से 3 जीरो तो कट गया, 3 दूनी 6 और 6 गुणे 15 बराबर 90, 1 जीरो बचा है 900 यूनिट।
तो 7.5 यूनिट। अब कितना कितना आया है देखो, इसमें 7.5 यूनिट, 15 यूनिट, 120 यूनिट और 900 यूनिट। अब इन सबको जोड़ करके टोटल हम लोग निकाल लेते हैं कुल कितनी यूनिट बिजली खर्च हुई। तो 900, 120, 15, 7.5, इसको याद कर लीजिए। तो कुल व्यय यूनिट निकाल लें तो कितना आया, कुल व्यय यूनिट, इसकी संख्या निकालेंगे तो पहले में कितना मिला 7.5, फिर दूसरे में कितना मिला, इसको सरल करके अगर देखेंगे तो पहले में 7.5, 15, 120, 900, तो ये हमको मिलेगा 7 मतलब कुल व्यय यूनिट में 7.5, 15, फिर 120, फिर 900, ये है कुल व्यय यूनिट। कुल व्यय यूनिट इतना हो गया। सबको ऐड कर लीजिए तो 9, 1, 10 मतलब 1020, और सबको ऐड अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 900 प्लस 120 बराबर 1020। तो फिर उसमें 15 जोड़ दीजिए मतलब 1035, और उसमें जोड़ दीजिए 7.5, 1042.5, मतलब ये आ जाएगा हमारा 1042.5 इतने यूनिट। अब बच्चों दिया है 1 यूनिट का मूल्य 5 रुपया है, तो कुल खर्च कितना होगा, कुल खर्च 1 यूनिट का दाम एक यूनिट का दाम 5 रुपया, तो इतनी यूनिट का दाम 1042.5, इसमें 5 से गुणा कर दीजिए। तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना, 5212.5 इतने रुपए टोटल बिजली का मूल्य आएगा, नहीं इतना टोटल खर्च होगा। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करना था इसको। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप में बहुत पूछे जाते हैं। चलिए आ जाइए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं बच्चों दिया क्या है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है कि 240 वोल्ट। अब इसमें हमको दिया गया है V का मान कितना है, 240 वोल्ट, इतना 5 एम्पियर, I बराबर कितना दिया गया है 5 एम्पियर पर कार्य करने वाले मोटर की दक्षता 80% है। दक्षता कितनी है 80%। तो पहले दक्षता निकाल तो ले कितना है, तो दक्षता का मतलब क्षमता, P बराबर होता है V इंटू I। तो P बराबर V का मान 240 और I का मान 5, इतना आ गया। और इसका 80%, इसका 80% दक्षता है, तो 240 गुणे 5 फिर गुणे 80 बटे 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 8 पच्चे 40 मतलब 24 गुणे 40 इतने वाट। ये है, ये 80% दक्षता के साथ इतना इसका मान आएगा, मोटर की क्षमता इतनी आ जाएगी। ओके, फिर लिखा है इसे 60 मीटर की ऊंचाई पर, H बराबर 60 मीटर 1 घंटे में, T बराबर 1 घंटा, 1 घंटे में कितने सेकंड, तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड मतलब 3600, 60 गुणे 60 3600 सेकंड। कितना पानी चढ़ाया जा सकता है, पानी का द्रव्यमान ज्ञात करना है। G की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करनी है। तो अभी हमने बताया था बच्चों दक्षता का एक फार्मूला, ये क्षमता का P बराबर mgh बटे T होता है। तो यहाँ से P का मान कितना है 24 गुणे 40 बराबर m ज्ञात करना है, G का मान है 10, h का मान कितना है 60 और फिर बटे में T का मान कितना है 60 गुणे 60। 1 60 से 1 60 तो पूरा मर गया। अब 1 जीरो से 1 जीरो भी कट गया, इसका इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 24 गुणे 4 फिर गुणे 60। 24 गुणे 4 था, ये 60 इधर भाग में इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा बराबर यम। और यम बराबर जब आप पूरा गुणा करते हैं तो गुणा करने के बाद आपको मिलता है
5760 इतने किलोग्राम। तो कितना पानी ऊपर चढ़ाया जा सकता है? 5760 किलोग्राम पानी। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या चीज दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि एक पदार्थ, दिए गए पदार्थ की किसी एल लंबाई, यहाँ पे लेंथ इसकी दी गई है, ये वाली लंबाई इसकी एल है, ये एल लंबाई है, इसकी लंबाई एल है, एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी मोटाई इतनी, लंबाई इतनी तथा मोटाई इतनी है। तो बच्चों यहाँ पे हमको पहले केस में दिया गया है प्रतिरोध का फार्मूला होता क्या है? देखो R बराबर होता है, R बराबर रो एल बटे ए। तो रो एल बटे ए, इसका मान प्रतिरोध शुरू में कितना दिया गया है? 4 ओम, इतना। ये एक रिलेशन मिल गया। लिखा इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध, मान लो दूसरा तार, उसका प्रतिरोध R डैश है। R डैश किसके बराबर होगा? तो रो एल बटे ए भी है, लेकिन इसका कहा गया जिसकी लंबाई कितनी है? एल बटे 2 है, जिसकी लंबाई एल बटे 2 और मोटाई 2a है। तो लंबाई एल के स्थान पे एल बटे 2 लिख दो और फिर गुणे क्षेत्रफल कितना है? 2a हो गया है, तो क्षेत्रफल के स्थान पे 2a लिख दो। तो अब ये हो जाएगा कितना? R डैश बराबर रो इंटू एल अपान 4a। तो 1/4 बाहर कर लो, बचेगा कितना? रो एल बटे ए। समीकरण 1 से देखो इसका मान कितना दिया गया है? 4। तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा R डैश बराबर 1/4 फिर गुणे 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो R डैश बराबर कितना आ जाएगा? 1 ओम, इतना। ओके, अब इसमें लिखा है कि अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा? तो अन्य तार का प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं उसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है कि दो प्रतिरोध 3 ओम तथा 5 ओम के हैं। इन्हें किसी सेल से जोड़ने पर कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा यदि इन्हें परस्पर श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में जोड़ा जाए? तो कौन सा प्रतिरोध अधिक गर्म होगा? अब इसके लिए हम लोग देखिए, सवाल को सबसे पहले कहा गया है श्रेणी क्रम में। तो पहले वाले में बच्चों जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा एक समान होती है। क्या होता है? धारा एक समान। तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे, ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें करंट एक समान रहे। तो इसके लिए फार्मूला होता है ऊष्मा का या ऊर्जा का, H बराबर I² RT। तो पहले प्रतिरोध में मान लो ऊष्मा H1 है, तो H1 किसके बराबर हो जाएगा? तो H1 बराबर होगा I² R1 इंटू टी, श्रेणी क्रम में धारा समान ही होती है। और H2 का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा I² R2 इंटू टी। अब दोनों का अनुपात निकाल लो, H1 बटे H2 कितना हो जाएगा? तो I² R1T बटे I² R2T। I² से I², T से T कैंसिल हो गया। यहाँ से मिल जाएगा H1 बटे H2 बराबर R1 बटे R2, या H1 अनुपाते H2 बराबर R1 अनुपाते R2। R1 का मान कितना है? 3। R2 का मान कितना है? 5। तो देखो H1 3 है, मतलब 3 के रेशियो में हीट क्रिएट कर रहा है, और ये 5, तो 5 के रेट में हीट क्रिएट कर रहा है, तो ये ज़्यादा हीट क्रिएट कर रहा है, तो मतलब ज़्यादा गर्म होगा। H2 किसका है? R2 का, तो R2 वाला प्रतिरोध ज़्यादा गर्म होगा। तो मतलब यहाँ से आंसर क्या मिलेगा कि कौन सा प्रतिरोध ज़्यादा गर्म होगा? R2 वाला। यहाँ पे लिखेंगे 5 ओम का प्रतिरोध, R2 बराबर 5 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा, अधिक
गर्म होगा, ये है। ओके, फिर इसके बाद दूसरे में लिखा है समांतर क्रम में जोड़ने पर। और जब हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद क्या होता है, तो समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो वोल्टेज एक समान रहता है। क्या एक समान रहता है? वोल्टेज। तो वोल्टेज समान होता है तो इसके लिए हम फार्मूला वोल्टेज वाला लगाएंगे, V²/R/T, इस वाले फार्मूले से। तो H1 निकालो पहले प्रतिरोध के लिए, तो V² वोल्टेज समान ही है बटे रेजिस्टेंस R1 × T। दूसरे वाले के लिए निकालेंगे तो H2 बराबर कितना हो जाएगा, V²/R2 × T। तो H1/H2 कर दो तो ये हो जाएगा V²T/R1, और ये बटे में कर देंगे तो उलट करके गुणा हो जाएगा R2/V² × T। तो ये इससे कैंसिल, मतलब ये आ जाएगा R2/R1। तो H1/H2 बराबर R2/R1। तो यहां से मिल गया H1/H2 बराबर R2 का मान कितना आया, तो R2 का मान है 5 और ये है 3। तो ये देखो R1 के द्वारा क्रिएट हीट है, ये R2 के द्वारा क्रिएट हीट है। तो R1 वाले में R1 5 के रेशियो में हीट निकाल रहा है, ये 3 के रेशियो में। तो अब कौन सा ज्यादा गर्म होगा, तो आंसर है R1 बराबर 3 ओम का प्रतिरोध अधिक गर्म होगा। प्रतिरोध ये अधिक गर्म होगा, अधिक गर्म होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 साल पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो इसको खूब अच्छे से समझ लीजिए। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या चीज कहा गया है इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है 250 वोल्ट 5 एम्पियर के विद्युत फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जल सकते हैं। ये देखो, इस बार अभी हमने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था तो उसमें हमने कहा था कि श्रेणी क्रम में जल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कितना किसमें जोड़ा गया, समांतर क्रम में। और देखो ये कितने साल पूछा गया है और आगे भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसमें 250 वोल्ट, तो वोल्टेज V का मान कितना दिया गया है, 250 वोल्ट, और 5 एम्पियर मतलब धारा का मान कितना दिया गया है, 5 एम्पियर, ये कुल धारा है, में 25 वाट। एक बल्ब की शक्ति कितनी दी गई है, 25 वाट। ओके, कितने बल्ब समांतर क्रम में जुड़ सकते हैं। देखो, जब सब 25 वाट के हैं और सब 250 वोल्ट से ही जुड़े हैं तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो वोल्टेज सबका समान होगा, क्षमता समान है। अगर वोल्टेज क्षमता समान है तो सबका प्रतिरोध, सबका जो सब में जाने वाली धारा भी जो होगी वो समान होगी। जैसे कई प्रतिरोध, जैसे वोल्टेज सबका एक समान है, क्षमता भी एक समान है, तो सभी में जाने वाली धाराएं भी एक समान होंगी, क्योंकि P बराबर V × I। अब सभी के लिए P बराबर V × I में सबके लिए P एक ही है, V का मान एक है, तो I का मान सबके लिए एक ही होगा। ठीक है, तो I की वैल्यू सबके लिए एक समान होगी। तो यहाँ पे अब देखिए, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं एक बल्ब में कितनी धारा जा रही है। एक बल्ब में धारा कैसे निकालेंगे, तो फार्मूला होता है P बराबर V × I। तो यहां से I बराबर निकाल लेंगे तो P/V, तो ये हो जाएगा I बराबर P का मान कितना है, एक बल्ब की शक्ति कितनी है, 25 वाट। और किस वोल्टेज पर, वोल्टेज तो सबका एक समान होगा क्योंकि समांतर क्रम में जुड़ा है। तो 250 कर दो, ये भाग कर देंगे तो 0.1 इतने एम्पियर। देखो, अब अगर जैसे कई रेजिस्टेंस हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है, ऐसे दिया गया और फिर सब में ऐसे ये सब जुड़ करके ऐसे आगे की तरफ चल रहे हैं। इसमें मान लो धारा I जा रही है, इसमें जा रही है धारा
मान लो 2 एम्पियर इसमें भी, 2 एम्पियर इसमें भी, 2 एम्पियर, 3 ठे ऐसे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो कुल धारा कितनी होगी? तो जितने, अब जब करंट सब में एक समान है तो जितने प्रतिरोध जुड़े होंगे या जितने उपकरण, जितने बल्ब जुड़े हैं उतने गुणे 2 कर दो, 3 गुणे 2 बराबर 6। तो उसी तरीके से आगे के क्वेश्चन में देखिए, आगे के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आगे के क्वेश्चन में देखेंगे तो ये हमको मिलेगा, देखिए इस चीज को समझो। देखो एक बल्ब में इतनी धारा जा रही है, मान लो n बल्ब समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो n बल्ब में कुल धारा, n बल्ब में कुल धारा बराबर, एक बल्ब में इतनी धारा, तो n बल्ब में कितना है, n गुणे 0.1। लेकिन कुल धारा हमको दी गई कि कुल धारा कितनी है, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर वाले फ्यूज से टोटल 5 एम्पियर धारा जा रही है, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर बराबर n गुणे 0.1 एम्पियर। तो इससे इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 50। मतलब कितने बल्ब जल सकते हैं, 50 बल्ब। कितने बल्ब जलेंगे, 50 बल्ब। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को लगाना, ये बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और इसके पहले वाला, जिसमें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में कहा जाता है तो धारा वाला कंडीशन लगाते हैं, श्रेणी क्रम पूछा जाता है तो उसमें हम लोग सीधे सीधे एक बल्ब की क्षमता, कुल क्षमता निकाल करके कुल क्षमता बटे एक बल्ब की क्षमता करके उपकरणों की संख्या प्राप्त कर लेते हैं। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या चीज दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि 1000 वाट क्षमता वाले एक उपकरण है, इसकी क्षमता P बराबर दिया गया है 1000 वाट है। क्षमता वाले वैद्युत हीटर को 250 वोल्ट, V बराबर 250 वोल्ट दिया गया है, विद्युत मेल से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। तो यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो P बराबर होता है V इंटू I, तो यहाँ से I बराबर निकाल लेंगे तो P बटे V, तो ये हो जाएगा I बराबर, P का मान कितना दिया गया है 1000 बटे V का मान 250 से भाग कर देंगे तो 4 एम्पियर। कितनी धारा जाएगी, 4 एम्पियर। तो पहले का आंसर मिल गया। दूसरे में हीटर का प्रतिरोध, तो दूसरे में हीटर का प्रतिरोध निकालोगे तो P का फार्मूला V² बटे R, तो यहाँ से R बराबर V² बटे P, तो ये हमको मिल जाएगा R बराबर V का स्क्वायर मतलब 250 गुणे 250 बटे P का मान 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 25 का 25 में गुणा कर दोगे 625 और फिर बटे 10, तो भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा 62.5 इतने ओम। तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 62.5 ओम। फिर लिखा है हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा। तो हीटर से प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा कितनी हीट क्रिएट होगी। तो हीट का फार्मूला हमको पता है, हीट का फार्मूला क्या होता है, हीट का फार्मूला होता है H बराबर I² RT या V² बाई R इंटू T। तो उसी वाले फार्मूले का यूज करते हैं प्रति मिनट। तो T बराबर, प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड ये है। तो फार्मूला हमको पता है हीट का H बराबर V² बाई T या I² RT करके भी चाहे जैसे लगा लीजिए, I का मान भी पता चल चुका है तो I² RT से, तो ये हो जाएगा H बराबर I का स्क्वायर, I का मान 4, 4 का स्क्वायर, R का मान कितना है 62.5 आया था, गुणे T का मान कितना है 60, 4 का स्क्वायर 16। सबको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है हमको हमारे पास कुल 60,000 इतने जूल। कितनी हीट आती है, 60,000 जूल। फिर लिखा है एक हीटर को 2 घंटे उपयोग में लाने से किलोवाट घंटा में व्यय ऊर्जा, किलोवाट घंटा का मतलब व्यय यूनिटों की संख्या पूछा गया है। एक हीटर है, 2 घंटे उपयोग में लाया जा रहा है, तो T बराबर 2 घंटे। फिर P का मान दिया गया है, ये 1000 वाट है,
अब बे यूनिटों की संख्या पूछा गया है, तो फार्मूला है यूनिटों की संख्या बराबर n गुणे p गुणे t। अब दिन दिया होता तो गुणे d भी कर देते, बटे 1000। तो n का मान 1, p का मान 1000 और t का मान 2 बटे 1000। तो ये इससे कट गया। किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है? यूनिटों की संख्या। तो इसी बात फार्मूले से लगा लेंगे, बराबर कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। कितना आ जाएगा? 2 यूनिट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। 16 पे देखते हैं बच्चों, 16 पे क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में है 60 वाट के एक बल्ब को 260 वाट के एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। परिकलन कीजिए बल्ब से होकर जाने वाली धारा, बल्ब का प्रतिरोध। तो बच्चों इस सवाल को ठीक उसी तरीके से लगाना है जैसे अभी ठीक इसके पहले वाले हमने सवाल को लगाया है। तो इस सवाल को आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसको आप खुद से अटेम्प्ट करेंगे, लगाएंगे, देखेंगे कितना आता है और आंसर को हमको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कमेंट में बताएंगे कि आंसर कितना है। ठीक है, इसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में है एक वैद्युत बल्ब पर ये लिखा गया है कि एक वैद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट लिखा है। इसके प्रतिरोध की गणना कीजिए, कितने में से जलाने पर कितनी धारा प्रवाहित होगी। लगभग मिलता जुलता सवाल ही है। तो देखते हैं इसमें विद्युत बल्ब पर कितना लिखा गया है। तो वोल्टेज दिया गया था 220 वोल्ट, कितना है, और क्षमता दिया गया था 100 वाट है। तो इसके प्रतिरोध की गणना करना है। तो प्रतिरोध R बराबर फार्मूला V स्क्वायर बटे P होता है। तो R बराबर V स्क्वायर 220 बटे P का मान इतना, तो स्क्वायर कर देंगे तो ये इससे कैंसिल, 22 का 22 में गुणा कर देंगे तो 484 ओम ये आ जाएगा R का मान। फिर इसके बाद बल्ब में कितनी धारा जाएगी, तो धारा का फार्मूला होता है I बराबर P बाई V। तो I बराबर P का मान कितना है 100 और V का मान कितना है, V का मान है 220। तो ये इससे कैंसिल, 2 पच्चे 10, 11 दूनी 22, भाग कर देंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.4545 इतने एम्पियर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहा गया है कि 100 ओम प्रतिरोध के एक वैद्युत हीटर को, अब इसमें R का मान हमको दिया गया है 100 ओम है, वैद्युत हीटर को 220 वोल्ट, तो V बराबर 220 वोल्ट इसका वोल्टेज दिया गया है, स्रोत पर लगाया गया है और इसे 25 मिनट तक, T बराबर 25 मिनट है और 25 मिनट में कितने सेकंड होंगे, तो 25 गुणे 60 इतने सेकंड हो जाएंगे। उपयोग करने पर उत्पन्न कुल ऊष्मा की गणना कैलोरी में कीजिए। तो अभी हमने शुरू में फार्मूला भी देखा था। तो H बराबर PVR अगर दिया है तो फार्मूला होता है H बराबर V स्क्वायर बाई R इंटू T, और जब कैलोरी में याद करना है तो इससे भाग कर देंगे इतने कैलोरी। तो H बराबर V का स्क्वायर मतलब 220 गुणे 220 और T का मान कितना है 25 गुणे 60 और फिर बटे R का मान कितना है 100 और इसका 4.18, और जब हम पूरा गुणा भाग करते हैं इसका तो हमको मिलता है H बराबर, ये पूरा अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 17 36 84 दशमलव 2 इतनी कैलोरी
या इसी को हम लिख सकते हैं h बराबर 1.73 गुणे 10 की घात लगभग 5 इतने कैलोरी। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आ जाइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 में है 3 ओम प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित संयोजन से जोड़ा जाए कि उसका प्रतिरोध 16, उसका परिणामी प्रतिरोध 16 ओम हो, गणना करके बताइए। जो अब देखो, ये जो सवाल ऐसा जो दिया गया है वो सवाल आपके IQ लेवल को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है कि आप कितना सोच सकते हो, इसका कोई रूल नहीं होता। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो, टोटल मतलब तुल्य प्रतिरोध जो हमसे पूछा गया है, तुल्य प्रतिरोध ये कितना होना चाहिए? 16 ओम, ये तो पहले में दिया गया है। 3 ओम के 8 प्रतिरोध हैं, 3 ओम के कुल 8 प्रतिरोध हैं। अब कैसे जोड़े कि ये टोटल आ जाए, मतलब 16 ओम टोटल परिणामी आए। तो इसके लिए देखो मैं एक फिगर ड्रा करता हूँ, इस फिगर को ध्यान से समझो। हम क्या करते हैं, एक पहला प्रतिरोध 3 ओम का हो गया, दूसरा 3 ओम का हो गया, तीसरा 3 ओम का हो गया, चौथा 3 ओम का हो गया, पांचवा 3 ओम का हो गया। 5 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। फिर इसी के साथ अब 3 को समांतर क्रम में, एक ये हो गया, इसके साथ एक प्रतिरोध यहाँ पे हो गया, और इसी के साथ एक प्रतिरोध नीचे भी हो गया, ये है ऐसे। अब देखो सब जितने हैं सब 3-3 ओम के, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, ये भी 3 ओम है, ये भी, ये जितने हैं सब 3-3 ओम के ही हैं। तो देखो ये यहां से यहां तक पांचों किस क्रम में हो गए, ये देखो इसका फिगर हमने बनाया है, तब टोटल 16 आएगा। अब इसको समझ लो, 5 श्रेणी क्रम में हो गए तो कितना हो जाएगा, 5 को जोड़ देंगे तो टोटल 15 ओम इसका हो जाएगा। और ये तीनों समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/3 धन 1/3 धन 1/3, तो ये हो जाएगा 3/3। तो R बराबर 3/3 मतलब 1 ओम आ जाएगा। इसका तुल्य कितना आ गया, 1 ओम। तो इसका तुल्य और ये पांचों आपस में किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 ओम। तो मतलब 5 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा और बाकी 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना होगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 16 ओम। ठीक है, ओके। आ जाइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 और 20 खेलेंगे। आ जाओ खेलते हैं 20, देखते हैं कैसे लगाना है। एक चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है। तो पहले तो प्रतिरोध हमको दिया गया R का मान 10 ओम है। यदि इस तार की लंबाई 2 गुना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दे तो तार का प्रतिरोध क्या होगा। ओके, तो देखते हैं सवाल को। तो सबसे पहले R का फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। R का फार्मूला होता है ρL/A। तो ρL/A बराबर R का मान दिया गया है 10 ओम, इक्वेशन फर्स्ट। फिर एक ऐसा प्रतिरोध ले लिया गया, एक ऐसा उसी तार का मतलब इसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया गया, तो मान लो नया प्रतिरोध इसका R' हो जाता है। तो फार्मूला ρL का मान कह दिया गया, लंबाई 2 गुनी है तो L के स्थान पे 2L कर दिया गया, और क्षेत्रफल को आधा कर दिया गया, मतलब A/2 कर दिया गया, तो 2 ऊपर चला जाएगा। तो R' बराबर ρ गुणे 2 दूनी 4 L/A। तो कितना हो जाएगा, R' बराबर 4 बाहर कर लो तो ये हो जाएगा ρL/A। तो 4 और समीकरण 1 से ρL/A का मान कितना है 10, तो 4 गुणे 10 बराबर 40 ओम। तो कितना आ जाएगा 40 ओम। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करना था। ठीक है, आ जाइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 20 इस तरीके से खत्म हुआ हमारा। 21 बड़ा ही इम्पोर्टेंट, ये बोल सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल। तो अब बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को कैसे लगाएंगे, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को लगाने के लिए देखते हैं। लिखा है
दो वैद्युत प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उसका तुल्य प्रतिरोध 25 ओम आता है। दो वैद्युत प्रतिरोध हैं, उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला R बराबर R1 प्लस R2, लेकिन कहा गया जब जोड़ा जाता है तो कितना आता है 25 ओम एक समीकरण। जब इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, तो समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, और सरल कर लेते हैं तो एलसीएम R1 R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2 ऊपर हो जाएगा 1/R बराबर, तो R बराबर ये हो जाएगा R1 R2/R1 प्लस R2, ये हो गया। तो ये तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला किस क्रम में, समांतर क्रम में। इसको उलट दोगे तो भी पलट जाएगा। तो इस तरीके से तो यहाँ से समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है R1 R2/R1 प्लस R2, ये समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। और तुल्य प्रतिरोध बराबर R होता है, R का मान कितना दिया गया है 4, तो 4 ओम कर लीजिए। R1 प्लस R2 कितना है 25, तो ये हो जाएगा R1 R2/25 बराबर 4 ओम। तो इसका इधर गुणा कर दो तो R1 R2 बराबर 25 × 100, समीकरण 2 ये है। अब इसको देते हैं मिटार, इसको मिटार नहीं मिटा देते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं हम लोग, क्या इरेजर है एकदम मस्त जैसे लबड़। ओके आ जाइए। अब बच्चों R1 R2 हमको मिल गया, R1 प्लस R2 मिल गया, तो हम लोग क्या करते हैं R1 माइनस R2 लगा लेते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है मैथमेटिक्स में, इसको जान लो। R1 माइनस R2 बराबर ये होता है करड़ी में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4 R1 R2, जान लो ये इम्पोर्टेंट है। इसको मैं ललके से इम्पोर्टेंट लिख देता हूँ ये। फिर उसी करिए से सवाल लगाते हैं, करिए है एकदम, वो बोलते हैं ना मंगरैला जैसन। तो ये हो जाएगा R1 माइनस R2 बराबर करड़ी में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, तो इसका मान 25, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4 गुणे R1 R2 कितना है 100, 625, 4 गुणे 100 400, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा करड़ी में 225, और 225 किसका वर्ग है 15 का। तो यहाँ से मिल गया R1 माइनस R2 बराबर 15 ओम, समीकरण नंबर 3। तो खाली इन दो समीकरणों को ध्यान में रखते हैं, इसको और इसको, और फिर उसके बाद अपनी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो कितना हमको मिला था R1 प्लस R2 बराबर कितना मिला था 25, समीकरण 1 था, और R1 माइनस R2 बराबर कितना था 15, समीकरण 2। हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को देते हैं जोड़। जब दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो R1 प्लस R1 ये हो जाएगा 2R1 और बराबर 25 और 15 ये हो जाएगा 40। तो ये इससे मर जाएगा, 20 मिलेगा, मतलब R1 कितना हो जाएगा बच्चों 20 ओम। तो एक आंसर ये हो गया। अगले पे देखेंगे तो R1 का मान समीकरण 1 में रख दो, तो R1 का मान है कितना 20 प्लस R2 बराबर कितना हो जाएगा 25, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा, तो R2 बराबर हो जाएगा 25 माइनस 20, तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 5 ओम, कितना हो जाएगा 5 ओम। तो इस तरीके से ये वाला सवाल लगाना, मतलब R1 20 और R2 कितना हो जाएगा 25 ओम। ओके, तो आ जाइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे क्या चीज़ दिया गया है, 22 पे देखेंगे तो 22 पे दिया गया है किसी तांबे के तार का व्यास। थोड़ा बड़ा सवाल है और वो कहते हैं जाते जाते एकदम मूड का खिचड़ी कर दिए, एकदम खराब सवाल। आ जाओ, फिर भी लगाना तो है ये। तार का व्यास डायमीटर D का मान दिया गया है 0.5 mm।
इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात ऋण 4 इतने मीटर, डी का मान। तो रेडियस इसकी हो जाएगी कितना, इसका आधा, मतलब 2.5 गुणे 10 की घात ऋण 4 मीटर। तो एरिया इसका कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान ऐसे ही रहने दो, आर का स्क्वायर मतलब 6.25, फिर गुणे 10 की घात ऋण 8 इतने मीटर स्क्वायर, ये हो गया। फिर लिखा है इसकी प्रतिरोधकता, ये चीज हमको देखो व्यास से खाली मिल गई, इतनी बात। फिर इसका प्रतिरोधकता जिसको रो बोलते हैं, ये दिया गया 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 8 ओम मीटर, इतने ओम मीटर है, ठीक है ये। फिर इसके बाद प्रतिरोध 10 ओम का बनाना है, तो R बराबर 10 ओम का बनाए, कितने लंबे तार की जरूरत होगी ये आपको फाइंड करना है। तो फार्मूला होता है R बराबर रो L बाई ए, तो यहाँ से L बराबर निकाल लेंगे तो आर ए बाई रो। तो L बराबर R का मान कितना हो जाएगा, कितना दिया है, R का मान है 10, A का मान पाई आर स्क्वायर इतना, तो पाई का मान 3.14 गुणे 6.25 गुणे 10 की घात ऋण 8, फिर बटे रो का मान 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 8। और जब हम इसको गुणाकार भागाकार करके सरलीकरण करते हैं, सरलाकार करते हैं, तो ये आ जाएगा लगभग, एक तो ये इसी से मर जाएगा, गुणा भाग करके आप देखेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 122.65 इतने मीटर, ये इसकी लंबाई आ जाएगी। तो पहले वाले कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, तो इसका आंसर ये हो गया। फिर उसके बाद आगे सवाल में क्या कहा है, यदि इससे 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आएगा। तो पहले हम प्रतिरोध का व्यास के साथ रिलेशन देखें। देखो R बराबर रो L बाई ए होता है, इसको हम लिख सकते हैं रो L बाई ए का मतलब पाई आर स्क्वायर, या आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो रो L बटे पाई, R होता है D बाई 2, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो D स्क्वायर बटे 4 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा R बराबर रो इंटू 4L बाई पाई D स्क्वायर। अब देखो इतना सा टर्म तो सब कांस्टेंट है, अगर फिजिकल स्टेट नहीं तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो मतलब R जो है ये डायमीटर के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब इसका 2 गुना व्यास को 2 गुना कर देंगे, अब जैसे R बराबर 1/d स्क्वायर अगर लिखा हो और d के स्थान पे 2d कर दें, तो R कितना हो जाएगा 1/2d का होल स्क्वायर। अब 2d का स्क्वायर का मतलब, तो R बराबर मिल जाएगा 1/4d स्क्वायर, 4d स्क्वायर मतलब 1/4 हो गया। तो इसी को हम बोलेंगे कि अगर 2 गुने व्यास का तार लें तो प्रतिरोध में क्या अंतर आ जाएगा, तो आप बोलेंगे तब प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, तब प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या अंतर आएगा, तो आंसर प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, जितना पहले प्रतिरोध था उसका 1/4। अब देखो इसी के आगे हम समझ लेते हैं, एक चीज तो हमको मिला प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, तो शुरू में प्रतिरोध था कितना, 10 ओम शुरू में था, व्यास 2 गुना कर दिया, तो बाद में प्रतिरोध मान लो R डैश हो गया, कितना हो जाएगा इसका 1/4 मतलब 10/4 ओम, 2 दूनी 4, 2 5 10, इससे भाग कर दिया 2.5 ओम, मतलब R डैश कितना आ जाएगा 2.5 ओम। तो अब अगर कहा दे पहले और दूसरे प्रतिरोध में कितने का अंतर आएगा, तो प्रतिरोध के मानों में अंतर कितने का हो जाएगा, तो अंतर जो होगा पहले कितना था प्रतिरोध R, बाद में कितना हो गया R डैश, R का मान 10 माइनस 2.5, और जब इसको घटाकार करते हैं तो ये आ जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9 में से घटा दीजिए 2, तो लगभग ये 7.5 बराबर मिलेगा, कितना 7.5, ये प्रतिरोध के मानों में अंतर।
ओके, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगाना था और ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। ये सब था जब वीडियो में सारी चीजें बता दी गई, सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए गए, तो ये चीज हो गई था में। ओके, तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं इसके करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल सेट के पार्ट 2 में, जिसमें हम लोग केवल फिगर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी 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 बेस्ट।